प्रस्तुति। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था आलोक धनवा का पतन। आप लोगों को याद होगा पतन जो सबसे हल्की कागज की बनी होती है, सबसे हल्की कमानी होती है, वो आसमान को चीरता हुआ ऊपर उड़ता है। ठीक उसी तरह जैसे एक बालक अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है और उसकी डोर अभिभावक और शिक्षकों के हाथ में होती है। आज हम लोग पढ़ेंगे कुंवर नारायण की कविता के बहाने। तो सबसे पहले कुंवर नारायण के विषय में बता दूं, इनका जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह 1956, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये सब उनके काव्य संग्रह हैं। प्रबंध काव्य उन्होंने लिखा, आत्मजयी कहानी संग्रह उनका है, आकारों के आसपास समीक्षा भी उन्होंने की, आज और आज से पहले। उनकी सामान्य रचना में मेरे साक्षात्कार हैं। उन्हें साहित्य जगत के बहुत सारे सम्मान से सम्मानित किया गया, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आश्रम पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान। उनकी पंक्ति है, ना जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। गर्द से ढकी उनकी पुरानी किताब को खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास कविता लेखन की शुरुआत की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतन प्रलेख, कहानियां और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं, किंतु कविता के विधा को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त है। वो मूल रूप से कवि ही थे। वो कहानीकार के रूप में उन्हें उतनी ख्याति नहीं मिली जितनी की काव्य सृजन के रूप में। नई कविता के दौर में अब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी। तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी नामक जैसे प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। भाषा और विषय की विविधता इनकी कहानियों के विशेष, कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदुरापन भी मिलता है और उनका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसलिए संशय, संभ्रम, प्रश्नाकुलता उनकी कविता के बीच शब्द हैं। कुंवर नारायण जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि हैं। नागर संवेदना मतलब नगर में पनपने वाली संवेदना। वो नागरीय जीवन को प्रतिष्ठापित करते थे अपनी कविताओं में, उनकी चर्चा करते थे, उससे संबंधित चीजों की रचना करते थे, उससे संबंधित संवेदनाओं को दर्शाते थे। तो नागर संवेदना के कवि हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, पर व्यक्ति और सामाजिक प्रभावों का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। एक पंक्ति में कहे तो इनकी तटस्थ बीतराग दृष्टि से संपन्न कविताएं नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। नागरीय जीवन में जितनी भी तरह की भावनाएं पनपती हैं, संवेदनाएं आती हैं, जितने तरह के लोग होते हैं, उनके सोचने के जो तरीके होते हैं और उनके जीवन में उससे जैसे जैसे घटनाएं घटती है, इन सब का वर्णन इन्होंने अपनी कविताओं में किया है। नगर के समस्याओं को, नगर के जीवन की संवेदनाओं को, इसलिए इन्हें नागरिक संवेदना के कवि कहे जाते हैं। इनकी कविता जो पढ़ेंगे वो है कविता के बहाने।
कवि की कविता का शीर्षक है कविता के बहाने। तो इसमें कवि कहते हैं कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भरा चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। यहाँ पे कवि ने कविता कल्पना की उड़ान है, कवि के हृदय में उत्पन्न भावों की उड़ान है जिसमें कल्पना के पंख लगे होते हैं। तो क्या कविता की क्षमता चिड़िया की उड़ान से की जा सकती है? कवि ने यहाँ पे कविता के कल्पना की उड़ान की तुलना चिड़िया की उड़ान से की है। कवि कहते हैं कि चिड़िया बेचारी कविता की उड़ान को समझ ही नहीं सकती। चिड़िया की सामर्थ्य की सीमा है, वह इस घर से उस घर तक की उड़ान भर लेती है, किंतु कवि जब कल्पना के पंख लगाकर कविता को उड़ाता है तो कविता उसके क्षेत्र का अनुमान नहीं लगा सकती। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कविता एक उड़ान तो है चिड़िया की तरह, लेकिन जिस तरह चिड़िया की उड़ान जो है वो एक सीमित गति और एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत है, के अंदर है, उस तरह कविता की उड़ान नहीं है। कविता की उड़ान असीमित है, वो कहीं भी जा सकता है, किसी भी तरह की कल्पना कर सकता है, उसकी कल्पना की कोई सीमा नहीं है। इस कविता की भाषा बहुत सुगम और प्रवाहमयी है, सरल है। कविता का मानवीकरण भी देखा जा सकता है, उसकी तुलना चिड़िया से की गई है तो यह मानवीकरण अलंकार है। इसमें बाहर भीतर इस घर उस घर में रॉ की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। यह कविता न तो गेय है न छंदबद्ध, फिर भी बहाने जाने माने की तुक से प्रभाव आ गया है। आगे है कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। कवि के अनुसार कविता की रचना के समय कवि का मन फूलों की भांति प्रफुल्लित हो जाता है। जिस प्रकार फूल खिलते हैं वैसे ही कवि की कविताओं में भाव प्रकट होते हैं, किंतु इसका रसास्वादन केवल कवि ही कर सकता है। कवि अपनी कविता के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, उसके भावों को फूल नहीं समझ सकते। कवि की रचना के समय कवि का मन सभी जगह विचरण करने लगता है। किसी भी व्यक्ति को सुख का अनुभव तभी हो सकता है जब उसने दुखों को भोग कर देखा हो। अतः इस अर्थ में फूल सदैव खिलकर महकते रहते हैं, जबकि कवि को दुख के बाद सुखानुभूति होती है। अतः फूल कवि के समान अनुभूति नहीं कर सकते। और एक बात है कि फूल जो है वो खिल के मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता जो है कभी भी मुरझाती नहीं, वो हमेशा अपने महत्व को बनाए रखती है, अपने महत्व को प्रकट करते रहती है। अंत में कवि स्पष्ट करना चाहता है कि कवि का मन कविता लिखते समय बच्चों के समान भी हो जाता है। यह बच्चों के समान ही कविता की रचना के माध्यम से खेलने लग जाता है। उनका मन बाहर भीतर प्रत्येक घर अर्थात प्रत्येक स्थान पर पहुंच जाता है। यह बच्चा सभी घरों को एक समान ही समझता है, उसके लिए अपने पराये का कोई अर्थ नहीं होता। उसी प्रकार कवि का बाल मन भी अपने पराये की भावना से ऊपर उठकर सभी को समान समझने लगता है। कवि ने अपनी कविता लिखते समय अपनी कल्पना की उड़ान को बच्चे के स्वभाव से तुलना की है। जिस प्रकार बच्चा जो है किसी में अंतर नहीं करता, वह किसी के घर को भी पराया नहीं समझता, उसके लिए सब घर एक जैसे हैं। उसी तरह कवि का मन भी कविता लिखते समय एक
जैसे हो जाते हैं, समभाव हो जाते हैं, समरस हो जाते हैं और वो कविता लिखते हैं। कवि यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि कविता का खिलना फूलों के खिलने की तरह का है, लेकिन कविता खिलने और फूल के खिलने में एक सूक्ष्म अंतर है। वह यह है कि फूल के खिलने के बाद उसके जीवन और तपस्या मुरझाकर समाप्त हो जाने की एक निश्चित अवधि और नियति होती है, जबकि कविता एक बार विकसित होकर जीवन पाकर अमर और अमिट हो जाता है। कवि इस प्रकार से कहता है कि कविता का खिलना फूल नहीं जान सकते, क्योंकि फूल की नियति एक दिन खिल के मुरझा जाना है, और कविता के साथ ऐसा नहीं है। कविता हमेशा अपने भावों को समरसता से उजागर करती रहती है। तो कविता और फूल के खिलने में यही फर्क है। कवि ने अपनी कविता लिखने के समय अपने मन की मनसा बच्चों की सी हो गई ऐसा लिखते हैं। वो कहते हैं कि बच्चे जिस प्रकार अपने पढ़ाई के भेद को भूल जाते हैं, उसी तरह मैं जब कविता लिखता हूँ तो मेरी मनोस्थिति बिल्कुल बच्चों की तरह ही होती है। मैं अपने पढ़ाई के भेद को भूल जाता हूँ। बच्चों में चूंकि भविष्य है, संभावनाएं हैं, और कविता भी बच्चों के खेल की तरह शब्दों, भावों और विचारों के खेल जैसी ही है। इसलिए कविता की क्षमता कवि बच्चों के खेल से करता है। वह कहता है कि सबको एक करने के मायने बच्चे और उन्हीं की तरह कविता भी जानती है। सबको एक करने का मतलब है यहाँ पे किसी में भी कोई भेद नहीं करना, वो कोई अंतर नहीं कर पाते भी, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं, वो सब में समझते हैं। बच्चे सबको एक जैसा समझते हैं, उसी तरह कविता के साथ भी है। तो यहाँ हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, चिड़िया की तरह। लेकिन चिड़िया की उड़ान और कविता की उड़ान में एक अंतर है, वो है कि चिड़िया का उड़ान सीमित है, सीमित क्षेत्र में है, लेकिन कविता का उड़ान अनंत है, असीमित है। इसलिए कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं समझ सकती। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना फूलों की तरह है, जिस तरह फूल खिलते हैं, कविता को उसी तरह खिल के महक दूसरों को देते हैं, अपने गुण दूसरों को देते हैं, अपने भाव दूसरों को देते हैं। लेकिन फूलों का खिलना और कविता का खिलना में एक मूल अंतर यह है कि फूल खिल के मुरझा जाते हैं एक निश्चित समय के बाद, लेकिन कविता के साथ ऐसा नहीं है। कविता हमेशा अजर अमर रहती है और वो हमेशा एक समान लोगों को आनंद देती है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह बच्चे के मनोभाव होते हैं, और जिस तरह बच्चे जो हैं एक दूसरे के भेदभाव को समाप्त कर देते हैं, वो भेदभाव जानते ही नहीं, वो सब में समानता समझते हैं। उसी तरह कविता में भी समानता होती है। तो कविता के बहाने कवि ने किस से तुलना की है? तो कविता के कवि ने चिड़िया से तुलना की, चिड़िया की तरह उड़ान भरने की बात की, लेकिन असीमित सीमा में, असीमित क्षेत्र में। फूल की तरह कविता है, का खिलना फूल के खिलने के समान है, लेकिन फूल मुरझा जाते हैं, मगर कविता नहीं मुरझाती, वो हमेशा आनंद देते हैं। कविता बच्चों के समान है, जिस तरह बच्चे संभाव से सब कुछ देखते हैं, उसी तरह कविता भी संभाव से सब कुछ देखते हैं। तो कविता के बहाने कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने कविता समाप्त हो गई है। मैं आशा करती हूँ कि तुम लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। कविता की तुलना किस से की है कवि ने? तो चिड़िया से, फूल से और बच्चे से।
इनकी अगली कविता है बात सीधी की पर। नारायण की दूसरी कविता है बात सीधी की पर। बात सीधी की पर, ये शीर्षक से ही स्पष्ट है कि कोई बात जो सीधी थी लेकिन उसने कुछ अचंभित सी बात हुई है। तो हम जब पढ़ेंगे इस कविता को तो समझ में आएगा कि बात सीधी थी पर मैं कवि क्या बोलना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि ये कोई दूसरा ही संग्रह से ली गई है। कुंवर नारायण की यह कविता कोई दूसरा नहीं, संग्रह से, कोई दूसरा नहीं संग्रह से ली गई है ये कविता। और इस कविता में कवि कह रहे हैं कि बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पुल्टा थोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। यहाँ पे इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद पता चलता है कि कवि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। यहाँ पे यह कविता ये समझ में आ रहा है कि भाषा से जुड़ी हुई कविता है। यहाँ कवि भाषा के विषय में बात कर रहे हैं। कवि ने सीधे सरल और सहज शब्दों के माध्यम से अपनी बात कही है। लोक प्रचलित शब्द मुहावरों के उपयोग से कविता के प्रसाद गुण का समावेश सहज ही देखा जा सकता है। इसमें कवि कह रहे हैं कि बात सीधी थी। शीर्षक इस कविता में उन्होंने तथ्य और माध्यम के द्वंद्व को उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की है। कवि कहते हैं कि बात सीधी थी लेकिन भाषा के चक्कर में पड़कर जरा टेढ़ी हो गई। उसे सुलझा पाने की कोशिश कवि ने बखूबी की, लेकिन वह उलझती ही चली गई, अर्थात भाषिक जाल में फंसती गई और पेचीदा या दुरूह हो गई, मतलब और कठिन हो गई। कवि यहाँ बात के लिए उपयुक्त माध्यम जो निश्चय ही भाषा का है चुनने की सलाह देता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ कहने के लिए जब भाषा के घुमाव का सहारा लेते हैं तो बात उलझ जाती है, समझ से परे हो जाती है। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जब कवि कोई काव्य रचना करती है, कवि के द्वारा कोई काव्य रचना की जाती है, तब कवि को भाषा अपनी अभिव्यक्ति के लिए भाषा की जरूरत पड़ती है और भाषा शब्दों से बना है। तो कवि उस भाषा में जो शब्द चयन करते हैं वो इस तरह करना चाहिए। यहाँ पे कवि दर्शाते हैं कि भाषा चयन इस प्रकार करना चाहिए, भाषा में शब्दों का चयन इस प्रकार करना चाहिए जैसे कि लोगों के समझ में आए कि मैंने क्या कहा। ऐसा नहीं हो कि भाषा में विद्वता झलके और उसे लोग समझ ही नहीं सके और जो कवि कहना चाहता हो अपनी विद्वता व्यक्त करने के चक्कर में वो उस बात को कह भी नहीं सकते। तो यहाँ पे कवि के कहने का आशय यही है कि मेरा काव्य बहुत सरल और सीधा था, किंतु मैं भाषा के लालित्य उसकी प्रांजलता और प्रसन्नता के चक्कर में ऐसा फंसा कि मेरा गति भी बदला लगने लगा। मैं जो कहना चाहता था उसे कहने के लिए शब्दों को टटोलता रहा, शब्दों के पर्याय खोजता रहा कि जो मैं चाहता हूँ वह अभिव्यक्त हो जाए। मैंने यह भी प्रयास किया कि भाषा की परवाह किए बिना अपनी बात कह दूं, किंतु भाषा का विचार करते करते अभिव्यक्ति की समस्या और कठिन होती चली गई। कवि यहाँ कह रहे हैं कि जब मैंने भाषा का चयन किया और जब मैंने उसमें शब्दों को डाला तो शब्दों की लालित्य, उसकी तत्समता
उसकी क्लिष्टता में अपनी विद्वता को झलकाने के लिए मैंने जो शब्द का प्रयोग किया और उस शब्द का जो असर दिखा वो ये कि बात तो सीधी थी पर मैं उस बात को कह नहीं सका क्योंकि मैं शब्द लालच के जाल में फंस गया और मैं जैसे जैसे उसे और उत्कृष्ट करने की कोशिश की और भी वो उलझता चला गया और वो सरलता कहीं गुम हो गया जिस सरलता को के कारण पाठक कविता को समझ पाता मेरी भावनाओं की अभिव्यक्ति हो पाती वो संभव नहीं हुआ। सारी मुश्किल को आगे है सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरफ कसता चला जा रहा था क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की साक्षी और बात आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। कवि आगे कहते हैं कि यह बात अपने पेज को बिना समझे मुझे कसता जा रहा था और वह उसे समझ में नहीं आ रही थी। अंततः बात की चूड़ी मर गई लोग उसका कवि का तमाशा बात की चूड़ी मर गई बात अब भी उचित भाषा के अभाव में सारल्य के अभाव में उलझी रही। यहाँ पे आप लोगों ने कभी एक कांटी जिसमें किल जिसमें कि गोल गोल होता है घुमा हुआ वो देखा होगा अपने घर में। तो वो जो गोल होता है कसने के लिए होता है इसको कसने के लिए होता है और अगर हमने उन्हें ठोक दिया सीधी कांटे की तरफ तो क्या होगा उसका जो कसावपन है वो खत्म हो जाएगा उसमें जो चूड़ी बना हुआ है वो मर जाएगा। यहाँ कवि ने भाषा को उसी कांटे से भाषा की तुलना उसी कांटे से की है जो जब हम उसे अगर ठोक दे सके तो उसकी चूड़ी मर जाएगी और यही काम कवि ने किया अपने भाषा के साथ। जब उन्होंने देखा कि वो कुछ भी कर रहे हैं उनका मंतव्य स्पष्ट नहीं हो रहा है तो अंत में उन्होंने क्या किया कि उसे कसते ही चले गए और कठिन बनता ही चला गया और अंत यह हुआ कि वो भाषा का अर्थ ही खत्म हो गया। उस भाषा के अर्थ को खत्म हो गया का मतलब है कि उसे पाठक आसानी से नहीं समझ सकेंगे। अगर हमें पता है कि भाषा का महत्व तभी तक है जब हम उसे अभिव्यक्त करते हैं किसी को और कोई उसको समझ जाए तो भी हमारी भाषा की सार्थकता है। लेकिन जब मैं किसी से बात करूं और अपनी अभिव्यक्ति अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करूं और सामने वाला उस अभिव्यक्ति को ना समझे भाषा के किसी कारणवश किसी कमी के कारण तो यह भाषा की असमर्थता होगी। भाषा तभी सार्थक है जब एक कहे और दूसरा उसको आसानी से समझ जाए। तो यहाँ पे कवि का कहने का तात्पर्य भी यही है कि मैंने जो कविता में जो भाषा में जिन शब्दों का चयन किया वह इतने कठिन हो गए कि उसे आसानी से वो मेरी अभिव्यक्ति भी नहीं कर पाए और पाठकगण उसे समझ भी नहीं पाए। कवि ने पेज कसने के विभिन्न द्वारा अपनी बात स्पष्ट की है। यहाँ पे इससे पद सजीव और प्रभावी बन पड़ा है। रूपक अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। बेहतर विशेषण बहुत सुंदर बन पड़ा है। इसमें अतार्किक होकर बात घुसेड़ने का भाव नहीं है। इस पद्यांश की भाषा को लोग प्रचलित हिंदी कह सकते हैं। मुश्किल, कर्तव्य, साफ, तमाशबीन, सावसी उर्दू शब्द है। धैर्य संस्कृत का शब्द है। कवि के अनुसार वह अपनी बात को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता था किंतु भाषा के अनुचित प्रयोग से शब्द जाल में फंसता ही चल गया। इससे उन्हें अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि उसने
उसका एक कारण यह भी था कि उसके आसपास तमाशबीन थे, वे उसकी असफलता और भाषा के असंगत प्रयोग से उसे शाबाशी दे रहे थे और उसकी वाहवाही कर रहे थे, जिस कारण कवि को अपनी कमी का एहसास नहीं हुआ। उन्हें नहीं लगा कि उसे सुधार की जरूरत है। इसका मतलब है कि जब हम कोई कविता लिखते हैं तो हमें उसकी अभिव्यक्ति करने के लिए सही शब्दों का चयन करना पड़ता है, सही भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर हम सही भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बात सीधी है, फिर भी हम उसे व्यक्त नहीं कर सकेंगे भाषा की असमर्थता के कारण। इसलिए हमें भाषा का चयन इस तरह करना चाहिए कि वो सरल हो, सुगम्य हो, वो क्लिष्ट बिल्कुल भी ना हो, ताकि पाठक को आसानी से समझ में आवे और वह हमारी भावनाओं को, जो कविता में जो भावनाएं व्यक्त हैं, उसे वो आसानी से समझ सके। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की छुरी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हाथ जब मैंने उसे खीर की तरह उसी जगह ठोक दिया, उस पर से ठीक था, पर अंदर से न जाने उसमें कसाव था न ताकत, न तो उसमें कसाव था न ताकत। बाद में जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को संगीत से बरतना कभी नहीं सीखा? कवि आगे कहते हैं कि वह बात रूपी पेज को बिना समझे मुझे कसता जा रहा था और वह उसे समझ में नहीं आ रही थी। अंततः बात की चूड़ी मर गई। लोग उसका कवि का तमाशा उस पर फिक्रे कसने लगे। बात में अब भी उचित भाषा के अभाव में, सरलता के अभाव में उलझी रही। आगे कवि कहते हैं कि उनकी उलझी हुई बात रूपी पेज को उसने हाथ कर कील की तरह ठोक दिया और जहां थी वहीं ठोक दिया, अस्थायी कर दिया, लेकिन उसमें कसाव था, अस्थायित्व नहीं था। तभी बात ने जो कवि के कहे उसके साथ शरारती बच्चे की तरह खेल रही थी। कवि को भाषा के शब्दीयता तथा उचितता और सारल्य के संबंध में चेताया। वस्तुतः कविता के लिए सरल और संप्रेषणात्मक भाषा के चुनाव का आग्रह कवि द्वारा कविता की शक्तियों में किया गया है। कवि कहते हैं इस कविता के इस अंश में कवि ने भाषा के भावानुकूल प्रयोग को महत्व दिया है। कवि की सरल सहज भाषा बात को जीवंत बनाती है, ऐसा कवि का तथ्य है। बात को यहाँ मूर्त रूप देते हुए उनका मानकीकरण किया गया है। कील के साथ बात की तुलना शरारती बच्चे से करने में उपमा अलंकार है। जैसा कि कवि कहते हैं कि भाषा के साथ जबरदस्ती करने का वही परिणाम हुआ जिसका कवि को डर था। भाषा को तोड़ने मरोड़ने के मूल भाव का प्रभाव ही नष्ट हो गया, उसकी व्यंजना ही नष्ट हो गई, उसकी अभिव्यक्ति ही कुंद हो गई। भाषा भावहीन खेल बनकर रह गई, भाषा की उछल कूद शेष रह गई, मूल तथ्य नष्ट हो गया। अंत में कवि ने झल्लाकर अभिव्यक्ति को चमत्कारी शब्दों से ठूस ठूस कर ऐसे ही छोड़ दिया। तब वो कविता ऊपर से तो अच्छी लगी, कविता जैसे दिखने लगी, परंतु उसकी आंतरिक अभिव्यक्ति बिखर गई। कथन में कोई प्रभाव नहीं रहा, भाव की साधनता नष्ट हो गई, वह कविता प्रभावहीन हो गई। कवि कह रहे हैं कि जब उनको समझ में नहीं आया कि भाषा को किस तरह शब्दियत से बदला जाए, तो उन्होंने क्या किया कि और अधिक परिश्रमता और अधिक लालच प्राप्त करने के चक्कर में उन्होंने भाषा को उसी तरह क्लिष्ट बनाकर ठूस दिया। और बाहर से तो वो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अंदर से वो वैसा नहीं था, क्योंकि पाठक जब तक उसको समझेंगे नहीं तब तक कविता का कोई मूल्य नहीं है।
कवि से बच्चों की तरह खेल रहे हैं और उसने पूछा कवि को परेशान देख कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा। यहाँ पे यह तात्पर्य है कविता की भाषा को जहां तक हो सके सरस तरीके से उसे व्यक्त करना चाहिए। भाषा हमारी ऐसी होनी चाहिए जो कि हमारे भावनाओं को व्यक्त कर सके, नहीं तो फिर उस भाषा का कोई मूल्य नहीं रहेगा। तो यहाँ हमने जो पढ़ा वो कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके काव्य संग्रह हैं, उनकी रचनाएं हैं। काव्य संग्रह चक्रवृत्ति 1956, परिवेश हम तुम अपने सामने कोई दूसरा नहीं इन दिनों, प्रबंध काव्य आत्मजीव, कहानी संग्रह उनका है आकारों के आसपास, समीक्षा उनका आज और आज से पहले, सामान्य में मेरे साक्षात्कार और उनको सम्मान भी बहुत सारे मिले हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमार आसन पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कवि सम्मान। कुंवर नारायण की जो कविता हम पढ़ेंगे वह है कविता के बहाने और बात सीधी थी पर यह कोई दूसरा नहीं संघर्ष से किया गया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि कविता के बहाने कवि ने कविता की तुलना किससे की है। तो कविता की तुलना कवि ने सबसे पहले चिड़िया से की है। चिड़िया के पास पंख होता है और वो उड़ती हैं, तो उसी तरह कविता भी सब जगह उड़ान भर सकता है। लेकिन चिड़िया और कविता की उड़ान में एक फर्क यह है कि चिड़िया का क्षेत्र सीमित होता है, उसकी शक्तियां सीमित होती है, लेकिन कविता के साथ ऐसा नहीं है। कविता असीमित उड़ान भरती है, इसका क्षेत्र भी असीमित होता है, अनंत होता है। वह कहीं भी जा सकती है, वह कहीं भी उड़ान भर सकती है। उसमें बहुत शक्ति, बहुत क्षमता होती है। आगे कवि ने कविता की तुलना फूल से किया है। कवि कहते हैं कविता भी फूल की तरह महकते हैं। जिस तरह फूल महकता है उसी तरह कविता भी महकता है, लोगों को खुशबू प्रदान करता है, लोगों को आनंदित करता है, लोगों को प्रफुल्लित करता है। उसी तरह जिस तरह फूल देख हमें आनंद मिलता है, उसी तरह कविता का पठन कर हमें आनंद मिलता है। लेकिन फूल और कविता के खिलने में एक मूल अंतर यह है कि कविता हमेशा महकता रहता है, कविता हमेशा महकती रहती है, कभी भी मुरझाएगी नहीं, वो कभी भी उसका प्रभाव कम नहीं होगा, वो हमेशा उतना ही आनंद देगा जितना कि पहली बार आनंद दिया है। लेकिन फूल खिलते जरूर हैं पर वह एक समय के बाद मुरझा जाता है, उसका एक समय सीमा निर्धारित रहता है। वह एक समय तक ही लोगों को आनंद दे सकता है, वह एक समय तक ही खुशबू दे सकता है, वह उसकी समय सीमा निर्धारित है। पर कविता की समय सीमा निर्धारित नहीं है, वह अनंत काल तक लोगों को आनंद प्रदान कर सकती है। आगे कवि कहते हैं कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता और बच्चों में भी समानता है, कवि कविता और बच्चों में भी समानता देखते हैं। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार बच्चे अपने पढ़ाई के भेद को भूलकर सबको समभाव से देखते हैं, सबको समभाव से महसूस करते हैं, उसी तरह कवि भी कविता भी सबको समभाव से देखते हैं। सब वो भी सब असमानता को समाप्त कर समानता की तरफ बढ़ते हैं। वो भी समभाव से सबकी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। कविता में समरसता होती है, कविता में समभाव होता है, कविता में एक संदेश होता है समाज के लिए, और वह संदेश हमेशा के लिए अजर अमर होता है।
वह कभी भी मिटता नहीं फूल के तरह। बात सीधी थी पर कविता जो कि कोई दूसरा नहीं संग्रह से उद्धृत किया गया। इस संग्रह में कवि कहना क्या चाह रहे हैं, तो कवि का कहना है अभी बहुत सारे ऐसे कवि और कवि का नाम रहे हैं जो अपनी विद्वता को दिखाने के लिए, जैसे हम लोग रीतिकाल में पढ़ते थे, रीतिकाल में भाषा की विद्वता दिखाने के चक्कर में बहुत सी भाषाएं बहुत अलंकृत हो गई, भाषाएं बहुत छंदबद्ध हो गई, भाषाएं बहुत कठिन हो गई और वह आसानी से समझ में आता नहीं है। तो इसी बात को लेकर के कवि खोज नारायण यहाँ पे बात सीधी थी पर वे कह रहे हैं कि बात तो सीधी थी, कहनी सीधी बात थी, लेकिन हमने अपने विद्वता को दिखाने के लिए उसमें कुछ लालित्य भरने के लिए ऐसी भाषा का चयन किया जो सीधी बात को दिखाती नहीं है। और फिर उसके लालित्य में फंसकर हमने ऐसा किया, उसमें उलझते ही चले गए और हम अंत में एक ऐसी जगह पे जाकर फंस गए जहां से निकलना बहुत मुश्किल था। मतलब जो शब्द से जो भाव का व्यक्त होना चाहिए वो भाव बिल्कुल भी व्यक्त नहीं हो रहा था और कवि के समझ में अभी कुछ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इस भाव को व्यक्त करूं। तो अंत में कवि ने क्या किया कि उसको सीधा ही तीर की तरह ठोक दिया, मतलब उसको अस्थायी कर दिया, उसी शब्द का चयन करके उसी शब्द का इस्तेमाल रहने दिया, क्योंकि उसके समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसकी अभिव्यक्ति किस शब्दों में करूं, क्योंकि वह इतने अपने लालित्य, इतने विद्वता की और लालित्य की, तत्समता की चीजों में उलझ गए भाषा को लेकर के कि वो समझ ही नहीं पाए कि मैं सरल बात को किस तरह व्यक्त करूं। इस तरह कवि ने उसी को अस्थायी कर दिया और वो एक ऐसे शब्द का चयन कर बैठे जो उनकी बातों की अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहे थे और इस तरह बात का चूड़ी मर गया, बात का महत्व मर गया। इसका मतलब यह है कि कवि जो अभिव्यक्त करना चाहते थे वह अभिव्यक्त नहीं हो सका और कुछ और ही अभिव्यक्त हो गया। तो यहाँ पे बात से थी पर कविता में कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि वो आधुनिक कवियों को एक संदेश देना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से कि बात सीधी है तो हम सरल भाषा का प्रयोग करें। क्यों हम शब्द लालित्य में फंसते हैं, क्यों हम उसकी तत्समता में फंसते हैं, क्यों नहीं हम देशज भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्यों नहीं हम सरल प्रवाहपूर्ण भाषा का इस्तेमाल करते हैं और हम कविता की रचना करते हैं, क्यों हम तत्सम शब्दों का, कठिन शब्दों का, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर कविता को कठिन बना देते हैं, जिससे कि हम अपने सरल बात को अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं, जिस कारण से उसका कोई महत्व ही नहीं रह जाता। इसलिए कवि का कहना है कि जब हम कविता की रचना करें तो हमें सही शब्द का चयन करना चाहिए, सही भाषा इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जो अगर बात सीधी हो तो सरल सटीक भाषा के द्वारा उसे व्यक्त करना चाहिए। अब बच्चों ये समझ में आ गया कविता के बहाने बात सीधी पर ये दोनों कवि की रचना। अब आगे हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे। सारे बच्चों को समझ में आ गया कविता के बहाने कवि ने क्या तुलना की है। कवि ने कविता का चिड़िया से तुलना की है जो उड़ सकती है पर सीमित क्षेत्र में और सीमित शक्ति से, पर कविता की उड़ान असीमित होती है, उसका क्षेत्र भी असीमित होता है, उसका काल भी अनंत काल तक होता है। कविता के बहाने में कवि ने तुलना की है कविता की फूल के साथ। फूल जिस तरह महकता है कविता में वैसे ही महक देता है, वैसा ही आनंद देता है। फर्क इतना है कि कविता फूल एक समय के बाद मुरझा जाता है, लेकिन कविता कभी मुरझाता नहीं है, वो चिरकाल तक चलता ही रहता है। कविता के बहाने कविता में आगे कवि ने कविता की तुलना किससे की है तो बच्चों से।
इसलिए जिस तरह बच्चे समभाव से सब कुछ करते हैं, वह अपने पराये का भेद नहीं जानते, उसी तरह कविता भी समभाव से सबकी भावनाओं को व्यक्त करती है, वह अपने पराये का भेद नहीं करती है। बात सीधी थी, पर कविता में कवि ने क्या कहा है कि अगर सीधी बात हो तो हमें सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, सरस भाषा का प्रयोग करना चाहिए, लालित्य के चक्कर में, तत्सम के चक्कर में, विद्वता के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। अगर हमने ऐसा किया तो हमें अपनी बातों को हम अभिव्यक्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बात सीधी है, बात टेढ़ी नहीं है जो हमें उस तरह के वक्र भाषा का इस्तेमाल करना पड़े। तो हमें सीधी भाषा, सरस भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जब जिससे कि पाठक समझ सके हमारी कविता को, और हमारा भाषा की अभिव्यक्ति का क्या है मूल उद्देश्य, उसे अगर हमने किसी को कुछ कहा और किसी ने उसे आसानी से आपके साथ कर लिया, उसे समझ लिया, तो वो भाषा के साथ होता है। अगर कवि ने कविता लिखी और उस कविता को पाठक आसानी से समझ गए, तभी उस कविता के साथ होता है, नहीं तो वो कविता निरर्थक है। इसलिए हमें ऐसे शब्दों का चयन करना चाहिए कविता रचना में जो कि सरल हो, सहज हो, पाठक के लिए अनुगम्य हो, वह आसानी से समझ सके। ऐसा ना हो कि वह उसे समझ ही नहीं सके और हमारा कविता का उद्देश्य ही निरर्थक हो जाए। अब हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे। इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है? सब घर एक कर देने क्या है? सब घर एक कर देने के इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है? सब घर एक कर देने के माने का तात्पर्य यह है कि बच्चे अपने और पराये का भेद नहीं जानते, उसमें भेद बुद्धि का विकास नहीं हुआ होता है, इसके लिए तो सभी एक समान होते हैं। कवि कहते हैं कि कविता की प्रकृति भी बहुत कुछ बच्चों जैसी ही होती है, कविता सबको एक साथ प्रभावित करने वाली होती है, उसके लिए भाषा प्रयोग शिल्प बंधन अपर्याप्त होते हैं। तो इस कविता के बहाने सब घर एक कर देने के माने में कि किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए, सबको एक साथ प्रभावित करने वाला होना चाहिए कविता, उसके लिए भाषा और शिल्प के बंधन अपर्याप्त है। दूसरा प्रश्न, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है? उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? पक्षियों के उड़ने की एक निश्चित सीमा है, कविता की उड़ान भरती है, लेकिन कविता की उड़ान सीमाहीन और अनंत होती है।
अवधि होती है, जबकि कविता भी फूलों की भांति विकसित होती है, खिलती है, अस्तित्व में आती है, लेकिन वह अमर होती है। कविता का उड़ने और खिलने से यही संबंध है। अगला प्रश्न है, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? प्रश्न 3, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? तो कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? तो कविता और बच्चों को समानांतर रखने के कई कारण हैं। पहला तो यह कि कविता भी बच्चों की भांति कोमल कल्पना युक्त होती है। दूसरा, कविता बच्चों की तरह ही शब्दों का खेल है। तीसरा, बच्चों की भांति भविष्य की संभावना से भरी होती है। और चौथा, सबसे बड़ी बात वो ये कि बच्चे में भेद बुद्धि नहीं होता, उसी तरह कविता में भी भेद बुद्धि नहीं है। वह सबको समानांतर समझती है, सबको एक साथ प्रभावित करने वाली होती है। इसलिए कविता और बच्चे को समानांतर रखा गया है। कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? अगला प्रश्न है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने महकने के माने क्या होते हैं? कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने यह है कि फूल के खिलने और महकने की एक निश्चित समयावधि होती है, लेकिन एक अच्छी कविता अपने विचारों और भावों की महक बिना मुरझाए सदैव समाज को प्रदान करती है। समझ में आ गया कि कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने है फूल के खिलने और महकने की एक निश्चित सीमा होती है, लेकिन एक अच्छी कविता अपने विचारों और भावों की महक बिना मुरझाए सदैव समाज को प्रदान करती है। अब बात सीधी थी पर कविता के प्रश्नोत्तर। ये मिटा दूं, सभी बच्चे के हो गए हैं ना? भाषा को शमूलियत से बरतने के क्या अभिप्राय है? भाषा को सहूलियत से बरतने से बरतने से क्या अभिप्राय
चुनना और जानना अत्यंत आवश्यक है। मतलब भाषा को सक्रियत से बरतने का अर्थ है उसके अपने मनोभाव को सहजता और स्पष्टता पूर्वक संप्रेषित करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए अधिकतम भाषा का चुनाव, जो आसानी से समझ में आए वैसी भाषा का चुनाव, उसके लिए सही और सरल शब्दों का चुनना और जानना अत्यंत आवश्यक है। अगला प्रश्न है, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं। बात और भाषा जुड़े होते हैं किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है, कैसे? बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? तो बात भाषा का मौखिक या उच्चारित रूप है। ये सब लोग जानते हैं कि बात जो है वो भाषा का मौखिक और या उच्चारित रूप है। इस तरह बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, लेकिन अपनी बात समझाने के लिए जब हम सही शब्दों का या कहे कि अर्थपूर्ण और सहज संप्रेषणीय भाषा का चुनाव नहीं कर पाते, तो हमारे द्वारा कही गई सीधी और सरल बात भी कठिन शब्दों के भाषा के जाल में फंसकर उलझ जाती है, टेढ़ी हो जाती है। कवि ने यहाँ इस कविता का मूल भाव भी यही है कि अर्थपूर्ण और सहज संप्रेषणीय भाषा का चुनाव हमें करना चाहिए अपनी रचनाओं के लिए। अगर हम सीधी और सरल बात भी कठिन शब्दों के भाषा के जाल में उलझकर कठिन शब्दों से सीधी और सरल बात को भी कहेंगे, तो वह अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त नहीं कर पाएगा, जिसके कारण भाषा अर्थहीन हो जाएगा और वह हमारी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाएगा। तो हम लोगों ने पढ़ा कुंवर नारायण, जिनका जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी कविता है कुलीपी, और उनकी कविता है जो हम लोगों ने पढ़ी वह है कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। कविता के बहाने में कवि ने कविता की तुलना चिड़िया से, फूल से, बच्चे से किया है, और बात सीधी थी पर कविता में कवि ने यह बताया है कि किस तरह हम अगर भाषा के सही चुनाव नहीं कर पाते तो हम जो कविता में व्यक्त करते हैं, जो हमारी अभिव्यक्ति है वह बेकार हो जाती है, वह व्यक्त नहीं कर पाती। गलत भाषा के चयन से, जिस कारण से उसका कोई महत्व नहीं होता और पाठक जन उसे समझ नहीं पाते, इस तरह वह अर्थहीन हो जाता है। तो अगले कक्षा
प्रश्न उत्तर याद कीजिए। अगले क्लास में फिर से होगी मुलाकात। धन्यवाद।